जय हिंद दोस्तों। ज्ञान सागर स्विल एकेडमी में आप सबका स्वागत। इंडियन इकोनॉमी सीरीज में हमने लास्ट क्लासेस में मनी के टाइप्स, फंक्शंस और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई में जैसे M1, M2, M3, M4 और आपस में उनका कंपैरिजन, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया। इंडियन इकोनॉमी के इस सीरीज में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स फंक्शन। हमने जो लास्ट क्लास में डिफिसिट फाइनेंसिंग डिस्कस किया था उसके अंतर्गत कुछ पोर्शन रह गया है, तो पहले हम उसको डिस्कस कर लें, उसके बाद RBI को डिस्कस करेंगे। जैसे कि कल मैंने बताया था डिफिसिट फाइनेंसिंग में, ये व्हाट इज डिफिसिट फाइनेंसिंग, क्या है डिफिसिट फाइनेंसिंग? टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट exceed total revenue, that is called deficit financing. Total expenditure is greater than total revenue. डिफिसिट फाइनेंसिंग में हमने कल जो डिस्कस किया उसमें दो मेथड, कि गवर्नमेंट जब डिफिसिट होता है गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट के बजट का, तो उस बजटरी डिफिसिट की भरपाई गवर्नमेंट कैसे करती है, या तो बारोइंग के थ्रू या फिर प्रिंटिंग न्यू करेंसीज। एक मेथड है आपका फाइनेंसिंग का बारोइंग, और दूसरा मेथड है आपका प्रिंटिंग न्यू करेंसीज। न्यू करेंसीज, जो करेंसी प्रिंट होता है उसको मोनेटाइजेशन ऑफ डिफिसिट भी कहते हैं। मोनेटाइजेशन ऑफ डिफिसिट, क्योंकि डिफिसिट की पूर्ति करने के लिए ही करेंसी प्रिंट की जा रही है यहाँ पे, इसलिए इसको मोनेटाइजेशन ऑफ डिफिसिट। मोनेटाइजेशन मीन्स करेंसी, नया करेंसी उपलब्ध कराना या इंट्रोड्यूस करना, और डिफिसिट की पूर्ति यानी कि डिफिसिट को फाइनेंस करना, उसकी फंडिंग के लिए नई करेंसी इंट्रोड्यूस करना या उसको प्रिंट करना। ठीक है। मोनेटाइजेशन ऑफ डिफिसिट की अगर बात करें, सिंस इंडिपेंडेंस टिल डेट, हम इसको दो फेसेस में डिवाइड कर सकते हैं। 1947 से लेकर के 2007, 1947 से लेकर के 1997 तक, और उसके बाद से लेकर के 2025, इसको हमने दो फेसेस में मेजर वे में डिवाइड किया। इस टाइम जो मोनेटाइजेशन ऑफ डिफिसिट या प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी का कॉन्सेप्ट था, 47 से लेकर के 1997 तक, टू फाइनेंस द बजटरी डिफिसिट, इंडिया का जो बजट है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट, वो बजटरी डिफिसिट हुआ करता था। अब ये सवाल ये है कि बजटरी डिफिसिट क्या है, व्हाट इज बजटरी डिफिसिट? बजटरी डिफिसिट से हमारा तात्पर्य है कि टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रिसीप्ट, या टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट। और ये बजटरी डिफिसिट की पूर्ति या उसको फाइनेंस करने के लिए करेंसी प्रिंट किया जाता था। कब तक? 1997 तक। 1997 के बाद बजटरी डिफिसिट खत्म कर दिया गया और इस मेथड की जगह फिस्कल डिफिसिट के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया गया। फिस्कल डिफिसिट से तात्पर्य है कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग द बारोइंग।
इसको भी अगर मेंशन कर दें, व्हाट इज एफडी, फिजिकल डिफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बारोइंग, एक्सक्लूडिंग बारोइंग। इसका मतलब कि फिजिकल डिफिसिट इक्वल होता था बारोइंग के, क्योंकि ये बारोइंग की पूर्ति करने के लिए, मतलब फिजिकल डिफिसिट की पूर्ति करने के लिए बारोइंग की जाती थी। तो बाद के दिनों में यानी 97 के बाद हमने बजटरी डिफिसिट की जगह फिजिकल डिफिसिट को प्रमोट किया और इसको फुल्ली एंड कर दिया गया। ठीक है, 97 तक हमारे यहाँ जो मेथड अप्लाई होता था वो ये था बजटरी डिफिसिट, और उसके लिए पैसे या करेंसी का प्रिंट किया जाना। ठीक, अच्छा, तो इसको अगर मैं यहाँ पे मैंने एक पॉइंट मेंशन किया, रीजन ऑफ इंक्रीजिंग रिजर्व मनी। रिजर्व मनी के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर रिजर्व मनी को देखा जाए तो कब कब इंडिया में रिजर्व मनी इंक्रीज हुआ और क्या कारण है। तो इसको दो भागों में मैं डिवाइड कर सकता हूं। नंबर एक पे प्री रिफॉर्म इरा। क्या है? प्री रिफॉर्म इरा। रिफॉर्म से मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म, 1991 यानी एलपीजी एडॉप्शन। 1991 से पहले इंडिया में मोनेटाइजेशन ऑफ डिफिसिट, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता था। क्या था? मोनेटाइजेशन ऑफ डिफिसिट टू फाइनेंस या टू फंड, टू फाइनेंस द बजटरी डिफिसिट, टू फाइनेंस द बजटरी डिफिसिट। एक्चुअल में ये एप्लीकेशन 1991 तक नहीं था, ये एप्लीकेशन 1997 तक चला है, बट इसको जनरल पार्लेंस में समझने के लिए मैंने आपको रिफॉर्म इरा बना दिया और एक उसी पे बुलेटिन अप्लाई किया, उससे पहले और उसके बाद। ठीक है, अब यहां पे मोनेटाइजेशन ऑफ डिफिसिट का मतलब कि इंजर्शन ऑफ न्यू करेंसीज, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू करेंसी इन द मार्केट, फ्लशिंग न्यू करेंसी ऑफ द इन द मार्केट। जब करेंसी न्यू मार्केट में इंट्रोड्यूस की जाएगी आरबीआई के द्वारा, तो उस फेनोमेना या उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? रिजर्व मनी हमारा यहां पे क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, तो रिजर्व मनी हमारा इंक्रीज हुआ। कैसे इंक्रीज हुआ? इस कॉन्सेप्ट के द्वारा। पहले बजटरी डिफिसिट का फार्मूला अप्लाई होता था और उसकी जगह फिर बाद में फिजिकल डिफिसिट को अडॉप्ट कर लिया गया। कारण क्या था? ये था आपका। दूसरा जो है टेक्निक यहां पे क्या है आपका, वो पोस्ट रिफॉर्म इरा। पोस्ट रिफॉर्म इरा, पोस्ट रिफॉर्म इरा में M0 बढ़ने के कारण क्या है, यानी रिजर्व मनी इंक्रीज होने का पोस्ट रिफॉर्म इरा यानी 1991 के बाद क्या कारण है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा, ये कारण है इसका। क्या है? टू इंक्रीज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ने के कारण पोस्ट रिफॉर्म इरा में मनी सप्लाई यानी कि रिजर्व मनी बढ़ी। ठीक है, क्या है? रिजर्व मनी पोस्ट रिफॉर्म इरा में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के कारण बढ़ा। तो यहां पे एक मेंशन कर दें हम कि टू फाइनेंस या टू एक्सचेंज, टू फाइनेंस द फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब कि जो फॉरेन करेंसीज हैं, स्पेशली डॉलर, उसका इनफ्लो आउटफ्लो इंडिया में ज्यादा बढ़ा, क्योंकि इंडिया ने अपना बॉर्डर खोल दिया ड्यू टू द एडॉप्शन ऑफ एलपीजी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन अडॉप्ट किया गया 1991। उसके कारण इंडिया में जो फॉरेन करेंसीज हैं, क्या है? फॉरेन करेंसीज, स्पेशली डॉलर मान लेते हैं, करेंसी स्पेशली डॉलर, इसका इनफ्लो
इनफ्लो या आउटफ्लो इंडिया में बढ़ा। क्या कारण क्या है? या तो फॉरेन ट्रेड बढ़ा होगा, यानी कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। दूसरे नंबर पे फॉरेन टूरिस्ट विजिट करना शुरू किए होंगे इंडिया में बहुत ज्यादा। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है एमएनसीज, बहुत ज्यादा वो एफडीआई और आपका रिमिटेंसेस। इन कारणों से इंडिया में डॉलर का इनफ्लो आउटफ्लो बढ़ा, यानी कि फॉरेन करेंसीज और उसका रिजर्व रखना भारत के लिए या आरबीआई के लिए जरूरी हो गया, क्योंकि उसकी डिमांड या उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी। उसका सप्लाई भी बढ़ा, उसकी डिमांड भी बढ़ी। अब उसकी पूर्ति के लिए गवर्नमेंट्स को इस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के कारण गवर्नमेंट ने क्या किया कि करेंसीज प्रिंट करना शुरू किया, करेंसी प्रिंटिंग। ठीक है, तो दो मैंने टेक्निक बताया यहां पे करेंसी प्रिंट करने का। और ये जो करेंसी प्रिंट हुआ इसी को हम कह सकते हैं कि रिजर्व मनी हमारे यहां बढ़ गया। ठीक, अब देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं अगर फॉरेन करेंसी रिजर्व का एग्जाम्पल दूं यहां पे आपको, जैसे मान लेते हैं फॉरेन करेंसी रिजर्व का एक एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन के तौर पे। फॉरेन करेंसी रिजर्व, इसका रोल करेंसी प्रिंट करने में या M0 को इंक्रीज करने में क्या है, कैसे है, हाउ इट हैपन। M0 का मतलब कि रिजर्व मनी इंडिया में जो बढ़ना स्टार्ट हो गया एलपीजी एडॉप्शन के बाद। क्या कारण है? फॉरेन करेंसी रिजर्व के कारण क्यों बढ़ा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के कारण क्यों बढ़ा। अब देखिए मान लेते हैं ये आपका आरबीआई है, आरबीआई का जो इशू डिपार्टमेंट है वो अपने पास तीन शेप में असेट रखता है करेंसी को प्रिंट करने के लिए। एक तो आपका गोल्ड की शक्ल में वो असेट रखता है, और दूसरे नंबर पे फॉरेन करेंसी असेट, फॉरेन करेंसी असेट या रिजर्व जो भी कहिए आप, और तीसरे नंबर पे ये रखता है अपने पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, ये आरबीआई जो है इतना असेट अपने पास हमेशा इस शक्ल में रखता है, और इसके एवज में आरबीआई अथोराइज हो जाती है करेंसी को प्रिंट करने के लिए। मान लेते हैं कि कोई एक्सपोर्टर यानी इंडिया का कोई एक्सपोर्टर अगर अपने गुड्स को, इंडिया का गुड्स बाहर एब्रॉड एक्सपोर्ट करता है, तो उसके बदले में उसको क्या मिलेगा? उसको डॉलर मिलेगा। उस डॉलर का वो क्या करेगा? ना तो किसी वर्कर की सैलरी पे कर सकता, ना लैंड बिल्डिंग मशीनरी या इनपुट्स के लिए रिसोर्स मतलब कि रॉ मटेरियल कुछ खरीद सकता उस डॉलर से। वो उस डॉलर को लेकर के आरबीआई के पास जाएगा और आरबीआई से कहेगा कि हमको डॉलर के बदले में रुपीस दीजिए। आरबीआई डॉलर रख लेगा, क्योंकि आरबीआई यहाँ पे फॉरेन करेंसी एसेट अपने पास डिपॉजिट कर सकता है, और उसके बदले में इक्वल अमाउंट रुपीस वो उस एक्सपोर्टर को आरबीआई दे देगा। वो एक्सपोर्टर वो पैसा लेकर के इंडियन मार्केट में फ्लश करेगा, इन्वेस्ट करेगा, स्पेंड करेगा। फाइनली करेंसी सर्कुलेशन बढ़ जाएगा या मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन होगा। इस प्रकार के दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं और आसानी से। सपोज दैट ए फॉरेनर विजिटिंग टू इंडिया, ए फॉरेनर विजिटिंग टू इंडिया, यानी कि कोई फॉरेनर है, वो टूरिस्ट है और वो इंडिया आया। कहां पे आया? एक फॉरेनर इंडिया विजिट करता है, मान लीजिए ताजमहल या कोई भी मोन्यूमेंट्स वो देखना चाहता है, इंडिया में आता है। वो अपने पास क्या लेकर के आएगा? वो फॉरेन करेंसी लेकर आएगा। फॉरेन करेंसी मोस्ट प्रोबेबल जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रचलन में क्या है? अमेरिकन डॉलर है। तो वो अमेरिकन डॉलर ला करके आरबीआई के पास जाएगा वो फॉरेनर। ठीक है, सपोज दैट वो आरबीआई के पास गया और $100 आरबीआई को वो, या
$1 आरबीआई को वो देता है और कहता है कि इसके बदले में हमें रुपीस दीजिए, और आरबीआई इसको कहां पे ले जाकर डिपॉजिट करेगी, इस वाले कॉलम में डिपॉजिट कर देगी, या इस वाले वॉल्ट में, अलमारी में कहिए, जो भी, यहाँ पे डिपॉजिट कर लेगी, क्योंकि फॉरेन करेंसी को आरबीआई एक्सेप्ट कर सकती है। और इसके बदले में आरबीआई अथोराइज हो जाती है कि इक्वल अमाउंट रुपीस इस टूरिस्ट को, फॉरेन टूरिस्ट को दे दे। मान लेते हैं कि $1 इक्वल है 95 रुपीज या 90 रुपीज, 90 या 95 रुपीज। सपोज दैट 90 रुपीज इक्वल है $1 के, या 95 मान लेते हैं, इस टाइम होगा, तो 95 रुपीज $1 के इक्वल है। इस फॉरेन टूरिस्ट को आरबीआई एक प्रकार का इस डॉलर को क्या कर रहा है, आरबीआई बाई कर रहा है। तो यहां पे एक मेंशन कर दूं, आरबीआई बाई कर रहा है, ठीक है। और ये बंदा डॉलर सेल कर रहा है आरबीआई को, और उसके बदले में आरबीआई से इंडियन रुपीज ले रहा है। ये इंडियन रुपीज जब अपने पास ले लेगा तो ये कहीं निकल तो जाएगा नहीं, वो इंडिया में आ चुका है, टूरिस्ट है ना, यहाँ पे होटल में स्टे करेगा, उस पर पैसे खर्च करेगा, रेस्टोरेंट में पैसे खर्च करेगा, गाड़ी में घूमने टहलने में, इधर उधर, फाइनली वो इंडियन मार्केट में कहीं ना कहीं पैसे को स्पेंड करेगा। क्या है, स्पेंडिंग रुपीज इन इंडियन मार्केट। इंडिया के मार्केट में ये बंदा पैसे को स्पेंड करेगा, ठीक। इस वाली प्रक्रिया में हम क्या देखते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अगर इंक्रीज हुआ, जब $1 आरबीआई के पास आया तो आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज हो गया। तो एक पॉइंट यहां पे इन्फ्रेंस ये ड्रॉ हुई कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज हो गया, ठीक है। जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज हुआ आरबीआई के पास, तो उसके नतीजे के तौर पे क्या हुआ कि स्पेंडिंग रुपीज इन इंडियन मार्केट, मतलब कि मनी सप्लाई इंडिया की मार्केट में बढ़ जाएगी, क्योंकि 95 रुपया मार्केट में आरबीआई फ्लश कर रहा है। तो ये क्या दर्शाएगा, मनी सप्लाई इंडिया की मार्केट में बढ़ जाएगी। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जब इंक्रीज हुआ, यानी डॉलर इंडिया आरबीआई के पास आया, तो आरबीआई ने इक्वल अमाउंट रुपीज मार्केट में फ्लश कर दिए। और ये जो 95 रुपीज हैं, यहां पे एक पॉइंट में मेंशन कर दूं कि मनी सप्लाई बढ़ेगी, ठीक। क्यों मनी सप्लाई बढ़ेगी, क्योंकि आरबीआई के पास जब डॉलर आया, आरबीआई ने डॉलर परचेज किया, बाई किया, तो उसके इक्वल अमाउंट रुपीस को उसने मार्केट में स्पेंड कर दिया, या इसको दे दिया, फिर इसने इंडियन मार्केट में ही तो स्पेंड किया। तो डायरेक्टली कहिए कि उतना अमाउंट आरबीआई ने मार्केट में फ्लश कर दिया। आरबीआई ने जो उतना इक्वल अमाउंट मार्केट में फ्लश किया, तो इसका मतलब कि मनी सप्लाई बढ़ गई। अब इस केस में आप देखिए, ये जो 95 रुपीज है, ये क्या है, मे बी ओल्ड करेंसी और प्रिंटिंग न्यू करेंसी। अब देखिए, आरबीआई ने जो 95 रुपये मार्केट में फ्लश किया, ये नई करेंसी भी हो सकती है और पुरानी भी करेंसी हो सकती है, बट दोनों केस में ये बेस मनी का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है इस पे, या ये रिजर्व मनी का कॉन्सेप्ट इस पे अप्लाई हो रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि रिजर्व मनी हमारा इंक्रीज हो रही है, ठीक है, रिजर्व मनी इंक्रीज हुई। तो देखिए, फॉरेन करेंसी रिजर्व जो यहां पे इंक्रीज हुआ, तो इसके कारण हमारा क्या हुआ कि रिजर्व मनी भी इंक्रीज हुआ, ठीक है। और मनी सप्लाई जितनी ज्यादा मार्केट में बढ़ेगी, इसका मतलब कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इससे एक इन्फ्रेंस ये ड्रॉ हो जाती है कि एज मच एज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज्ड, इट कॉस्ट टू इंक्रीज द इन्फ्लेशन, या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज इन्फ्लेशनरी इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज्ड, इज कॉस्ट टू इनहेंस द रिजर्व मनी,
जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता है तो रिजर्व मनी भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि इक्वल अमाउंट आरबीआई को मार्केट में पैसा फ्लश करना पड़ता है। ठीक है, ये इसका आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया जो मैंने आपको प्रेजेंट कर दिया कि पोस्ट रिफॉर्म इरा एंड प्री रिफॉर्म इरा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और डिस्कस करते हैं आपसे आरबीआई के बारे में। और आरबीआई का पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद फिर इसका फंक्शन देखेंगे। ठीक है, अच्छा, एक कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे डिमांड किया था कि नोट्स के लिए, तो एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ कि नोट्स जिस तरह से मैंने अदर क्लासेस की आप लोगों को प्रोवाइड की थी वैसे ही नोट्स मैं इसकी भी आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। बट क्लासेस जब तक आप लोग ये नहीं करेंगे तब तक आप क्लियरिटी के साथ समझ नहीं सकते। नोट्स में हर चीज़ डिस्क्रिप्शन वे में रहेगी, डिस्क्रिप्टिव रहेगी, बट ये जो इंफॉर्मेशंस हैं ये बहुत ही आपके पिक्यूलियर्स हैं और डायग्रामेटिक वे में प्रेजेंटेशन है, जिसके कारण आपका जो माइंड ब्लूमिंग है यानी कि जो ब्रेन वॉश है वो माइंड खुल जाएगा इससे। ठीक है, इसलिए क्लासेस जो है इट इज क्वाइट एसेंशियल टू अटेंड द क्लासेस बिकॉज लर्निंग इज ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस, इट्स रिक्वायर्ड टाइम and knowledge enhanced with learning. It's not a day times, it is not a single day work. How much time you will spend in learning, it you can get the similar amounts of knowledge. देखिए, अगला हमारा जो टॉपिक है वो इसी संबंध में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे रिजर्व ऑफ इंडिया के फंक्शंस को। तो पहले हम देखें व्हाट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? इट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इट इज द अपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? इट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो पॉइंटर के फॉर्म में समझें, जैसे देखिए, इट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दैट इज अपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन, दैट इज अपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन, मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935 under Reserve Bank of India Act, under Reserve Bank of India Act 1934। आरबीआई एक्ट कब का है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 का है। इस एक्ट के आधार पे आरबीआई स्टैब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। एक्ट 34 में बना, स्टैब्लिश 1 अप्रैल 1935 की हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी, उसका नाम था हिल्टन यंग कमेटी। ठीक है, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमेटी इन कलकत्ता। अब तो कोलकाता हो गया। तो आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935 अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ हिल्टन यंग कमेटी इन कलकत्ता। आफ्टर 2 years its headquarter was shifted to Mumbai. After 2 years its headquarter was shifted
टू मुंबई। कहने का मतलब कि 1935 में कलकत्ता में आरबीआई स्टैब्लिश किया गया था और 2 सालों के बाद यानी 1937 में आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई शहर में शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट। इट वॉज established इन प्राइवेट सेक्टर। स्टार्टिंग में ये प्राइवेट सेक्टर में था विद कैपिटल इन्वेस्टेड ₹5 करोड़, विद इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टेड ₹5 करोड़। स्टार्टिंग में ये प्राइवेट सेक्टर में इस्टेब्लिश किया गया, मतलब कि जो ऑनरशिप थी वो प्राइवेट सेक्टर के पास थी। ठीक है, और 5 करोड़ रुपये इसमें जो है पेड अप कैपिटल लगाए गए थे विद पेड अप कैपिटल ऑफ 5 करोड़। ऑन 1 जनवरी 1949 it was nationalized by government। ठीक है, and private stocks या share was purchased by government, so now 100% shareholding by the government in RBI, no share of private sector। स्टार्टिंग में तो प्राइवेट सेक्टर का इसमें भागीदारी था, शेयर था। 1949 में 1 जनवरी को ये नेशनलाइज्ड कर दिया गया विद 100% गवर्नमेंट शेयर। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नाउ इट इज गवर्नमेंट ऑफ अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद 100% शेयर। ठीक है, अच्छा, एक पॉइंट ये है कि फर्स्ट गवर्नर आरबीआई के कौन थे? तो ऑसबोर्न स्मिथ, द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई ऑसबोर्न स्मिथ, एक पॉइंट। एंड फर्स्ट इंडियन गवर्नर, मतलब कि इंडियन पर्सन हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, तो सीडी देशमुख, मिस्टर सीडी देशमुख। When India gets independence, CD देशमुख was the governor of RBI। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है कि फाइनेंशियल ईयर आरबीआई का क्या है? फाइनेंशियल ईयर ऑफ आरबीआई, अर्लियर इट वाज 1 जुलाई to 30 जून। अर्लियर 1 जुलाई से शुरू होता था इसका फाइनेंशियल ईयर और 30 जून को इसका फाइनेंशियल ईयर एंड होता था। बट नाउ 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो इसको एडजस्ट किया गया। 2020-21 का जो साल था 9 मंथ का ही इसमें फाइनेंशियल ईयर था। 2020 एंड 21 का जो था 9 मंथ का ही फाइनेंशियल ईयर था। फाइनेंशियल ईयर कितने मंथ का था? 9 मंथ का था 2020-21 वाला। ठीक है, क्योंकि 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म कर दिया गया था 2020-21 वाले साल में। ठीक है, तो 9 ही महीने का इसमें था। बट उससे पहले रेगुलर 1 जुलाई से 30 जून हुआ करता था और अब जो है यानी शिफ्ट कब किया गया था? तो 2021 में जो है यानी 2021 में 1 अप्रैल 2021 में जो है 1 अप्रैल को ये नया अडॉप्ट किया गया और 31 मार्च तक अब एंड हो रहा है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फाइनेंशियल ईयर है उसी के मतलब उसी के हिसाब से उसी को एक तरह से कंप्लायंस में ये काम किया गया ताकि डेटा, मॉनेटरी रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स के आधार पे पॉलिसी बनाने में आसानी हो या सिंपलिसिटी हो। ठीक, अब हम देखते हैं फंक्शंस क्या है आरबीआई के, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है,
पानी पी लें थोड़ा। तो हमारा क्या है अगला टॉपिक, फंक्शंस ऑफ आरबीआई। फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई के फंक्शंस क्या हैं? फर्स्ट नंबर पे क्या है, मॉनेटरी अथॉरिटी है ये, मॉनेटरी अथॉरिटी, मॉनेटरी, it is the sole authority of printing currency in India. RBI is the sole authority of printing currency in India. Under minimum reserve system, RBI authorized to print rupees 2, 5 and more denominator note up to 10,000 note। रुपीस 2 से लेकर के अप टू 10,000 नोट्स आरबीआई अथोराइज्ड है प्रिंट करने का। इट इज द सोल अथॉरिटी ऑफ प्रिंटिंग करेंसी। तो सोल अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ कि ओनली क्या आरबीआई ही अथॉरिटी है और कोई नहीं है? बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी करेंसी को प्रिंट करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो ऑथोराइज टू प्रिंट द करेंसी 1 rupee notes, 1 rupee note and all coins फिर भी इसको मैं सोल अथॉरिटी कह रहा हूं, तो उसका कारण ये है कि इवन गवर्नमेंट जो है अथोराइज तो है करेंसी प्रिंट करने का, बट मेजर रोल इसी का है। और गवर्नमेंट का जो ये फंक्शन है उसका भी सुपरविजन या वर्क यही देखती है, आरबीआई ही देखती है। बस गवर्नमेंट अथोराइज्ड है और गवर्नमेंट का सारा वर्क फंक्शन इवन की सर्कुलेशन का काम भी आरबीआई देखती है। बस ये सर्टेन करेंसीज ही गवर्नमेंट अपने पास प्रिंटिंग का अथॉरिटी रखती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, और ये गवर्नमेंट जो कॉइन्स या 1 रुपीज नोट को प्रिंट करती है वो क्वाइनेज एक्ट 2011 का है, उसके अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये गवर्नमेंट बैंक। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, मॉनेटरी अथॉरिटी के बाद गवर्नमेंट बैंक। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड all state governments have to maintain an account with RBI। तो गवर्नमेंट बैंक का मतलब कि गवर्नमेंट्स के बैंक के तौर पे भी आरबीआई फंक्शन करती है। तो इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल स्टेट गवर्नमेंट हैव टू मेंटेन अकाउंट with RBI, have to maintain account with RBI, account with RBI। JNK गवर्नमेंट पहले, अब तो मुझे लगता है यूटी बना दिया गया, और सिक्किम गवर्नमेंट वो एज ए उसका अकाउंट यहाँ नहीं था आरबीआई में, बट उसका दूसरा प्रोसीजर है। बाकी सारे स्टेट गवर्नमेंट जो है अपना बैंक के तौर पे आरबीआई में अपना अकाउंट रखती हैं और गवर्नमेंट भी वो बैंक के तौर पे फंक्शन भी करता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ गवर्नमेंट टेकन थ्रू दी आरबीआई। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा गवर्नमेंट बैंक में, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ गवर्नमेंट टेकन बाय द आरबीआई। गवर्नमेंट के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आरबीआई करती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट एडवाइज गवर्नमेंट ऑन फाइनेंशियल इश्यूज। और गवर्नमेंट्स को फाइनेंशियल इश्यूज पे ये एडवाइस भी करती है, एडवाइसेस गवर्नमेंट ऑन फाइनेंशियल इश्यूज। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है,
It lend governments as well as manage government borrowing. देखिए, 3 नंबर पॉइंट हो गया। डी नंबर का जो पॉइंट है, इट लेंड्स गवर्नमेंट एज वेल एज मैनेज गवर्नमेंट बोरोइंग। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका लेंडिंग टू गवर्नमेंट एंड मैनेज गवर्नमेंट बोरोइंग। गवर्नमेंट बोरोइंग प्रोग्राम, ठीक है। ये गवर्नमेंट की बोरोइंग प्रोग्राम को भी देखती है थ्रू सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड, थ्रू सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड। गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं उनको सेल और परचेज का काम गवर्नमेंट के लिए बारोइंग के साधन के तौर पे यही देखती है आरबीआई। और गवर्नमेंट्स को लेंडिंग का काम यानी गवर्नमेंट को उधार लोन दिलाने में एज ए मीडिएटर यही रोल प्ले करती है या लोन देती है। अब सवाल यह है कि ये जो बारोइंग है इस पे एक इशू है, एक क्वेश्चन मार्क है। क्या बारोइंग? तो बारोइंग से रिलेटेड क्या है, थोड़ा सा पॉइंट मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूं। 2011 में बीएन कृष्णा कमेटी बनाई गई थी फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन के नाम से। बीएन कृष्णा कमेटी, कमीशन, इस कमीशन का पूरा नाम था फाइनेंशियल सेक्टर लेंडिंग रिफॉर्म कमीशन। फाइनेंशियल सेक्टर लेंडिंग रिफॉर्म कमीशन 2011 में गवर्नमेंट ने बनाया था और इसका पर्पस ये था इस कमीशन का कि जो इंडियन फाइनेंशियल कोड के लिए एक तरह से फ्रेम बनाना, जितने भी फाइनेंशियल एक्ट्स हैं उनको एक जगह रेशनलाइज वे में उसको समर्ज करना या समराइज करके उसको प्रॉपर वे में ढंग से डिजाइन करना, ठीक है। और गवर्नमेंट की बारोइंग के लिए भी सुझाव देना, उसके एनालिसिस करना। तो बीएन कृष्णा कमेटी के रिकमेंडेशन दिया था ये जो बारोइंग का काम है ये आरबीआई अगर देखती है गवर्नमेंट्स का तो इसका मतलब कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और इसके लिए एक प्रॉपरली एजेंसी बनाना चाहिए। तो इस कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया कि पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट एजेंसी बनाना चाहिए और बारोइंग का वर्क आरबीआई से पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट एजेंसी को शिफ्ट कर देना चाहिए, ठीक है। तो उस पॉइंट्स को मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं। तो बीएन कृष्णा कमेटी या श्री कृष्णा कमेटी, तो श्री कृष्णा कमीशन suggested government borrowing program should be shifted from RBI, क्या है borrowing वर्क या प्रोग्राम should be shifted from RBI to पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट एजेंसी, ठीक है। ये किसने रिकमेंडेशन दिया? श्री कृष्णा कमेटी, यही जो बीएन श्री कृष्णा कमेटी या कमीशन है। पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट एजेंसी को शिफ्ट करना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट ने इस रिकमेंडेशन को पार्शियली एक्सेप्ट किया और गवर्नमेंट ने इस एजेंसी के बजाय एक सेल बनाया। इंस्टीड ऑफ पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट सेल। क्या? पब्लिक डेब्ट
मैनेजमेंट सेल, गवर्नमेंट ने क्या किया, मैनेजमेंट सेल इस्टेब्लिश किया, ठीक है, अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। नाउ इट कोऑर्डिनेट टू आरबीआई इन केस ऑफ बारोइंग या बारोइंग रिलेटेड मैनेजमेंट, ठीक है। तो करंटली पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट सेल फंक्शन एज ए कोऑर्डिनेटिंग यूनिट विद आरबीआई फॉर बारोइंग। बारोइंग के केस में आरबीआई को ये कोऑर्डिनेशन का काम करती है, तो इट कोऑर्डिनेटिंग विद आरबीआई फॉर बारोइंग या बारोइंग मैनेजमेंट। बारोइंग मैनेजमेंट के लिए आरबीआई को कोऑर्डिनेशन का काम ये करती है पीडीएमसी, जो कि एक यूनिट के तौर पे स्थापित कर दी गई है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत। जबकि श्री कृष्णा कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया था एक एजेंसी बनाने के लिए, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी बनाने के लिए, ठीक है। उसके अलावा ये जो पीडीएमसी है इसका अदर फंक्शन भी है। बारोइंग के से रिलेटेड सजेशन के अलावा जो इंटरेस्ट रेट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट है, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट रेट है, इन सब के बारे में भी गवर्नमेंट को सुझाव देती रहती है, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो गया हमारा लेंडिंग यानी बारोइंग से रिलेटेड ये कमीशन था, तो उसको मैंने मेंशन कर दिया। सेकंड पॉइंट क्या है कि बैंकर्स बैंक, ये दूसरा पॉइंट हो गया गवर्नमेंट्स बैंक, और थर्ड पॉइंट हो जाएगा बैंकर्स बैंक, ठीक है। आरबीआई फंक्शन एज ए बैंक फॉर ऑल अदर बैंक्स अक्रॉस द इंडिया। जिस तरह से हम लोगों का नॉर्मल बैंक होता है, वैसे ही ये इन नॉर्मल बैंक्स का बैंक क्या है, आरबीआई है, दैट इज कॉल्ड बैंकर्स बैंक। तो इसमें एक पॉइंट हो जाएगा, ऑल बैंक्स हैव टू मेंटेन अकाउंट विद आरबीआई। ऑल बैंक्स हैव टू मेंटेन अकाउंट विद आरबीआई, ठीक है। आरबीआई के साथ सारे बैंक को एक अकाउंट मेंटेन करना कंपलसरी है, जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि क्लियरिंग हाउस फैसिलिटीज, आरबीआई प्रोवाइड clearing house facilities for interbank transaction. RBI provide clearing house facilities. RBI provide clearing house facilities for interbank transactions. RBI settled the mutual claim of bank over others. RBI settled mutual claims of banks over another banks. ठीक है, ये भी एक आरबीआई का फंक्शन है। अब सवाल क्या है कि क्लियरिंग हाउस फैसिलिटीज ये है क्या। अब क्लियरिंग हाउस फैसिलिटीज से अगर हम उसको थोड़ा डिटेल में जाएं तो उसको समझने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे देखिए, व्हाट इज क्लियरिंग हाउस फैसिलिटीज। क्लियरिंग हाउस फैसिलिटीज आरबीआई के बहुत सारे फंक्शंस है, उसमें से एक फंक्शन क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी का भी है। सपोज दैट कोई मिस्टर एक्स है, इसका अकाउंट कहां पे है, इसका अकाउंट है आपका एसबीआई बैंक में, ठीक है। एक बंदा मिस्टर एक्स है, इसका अकाउंट एसबीआई में है।
एसबीआई का कोई एटीएम इसके घर के पास में नहीं है। ये बंदा मान लेते हैं कि पीएनबी का एटीएम, पीएनबी के एटीएम के पास जाता है और वहां से पैसे विड्रॉ कर लेता है। अकाउंट किस में है? एसबीआई में है। मिस्टर एक्स का अकाउंट किस में है? एसबीआई बैंक में है। और एसबीआई का ही एटीएम उसके पास रहेगा, मिस्टर एक्स के पास। बट उस एसबीआई एटीएम से जो एटीएम मशीनरी उसके घर के पास में है वो पीएनबी का है। मिस्टर एक्स जाता है पीएनबी में और वहां से सपोज दैट ₹500 इसने विड्रॉ कर लिया। मिस्टर एक्स ने एसबीआई का एटीएम कार्ड यूज किया, बट एटीएम मशीन पीएनबी का यूज किया और पीएनबी की एटीएम मशीन से मिस्टर एक्स ने एसबीआई के एटीएम कार्ड, क्योंकि एसबीआई में इसका अकाउंट है, तो एसबीआई के कार्ड से मिस्टर एक्स ने पीएनबी से पैसा विड्रॉ कर लिया। ठीक है, क्योंकि पास में इसका पीएनबी का ही एटीएम था। यह कॉन्सेप्ट पूरा है। अब क्या होगा, जैसे ही पैसा इससे ड्रॉ करेगा ये पीएनबी से, इक्वल अमाउंट एसबीआई के खाते से डेबिटेड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डेबिटेड ₹500 फ्रॉम मिस्टर एक्स अकाउंट। मिस्टर एक्स के अकाउंट से 500 रुपया कट करके यहां से एसबीआई से कहां पे ट्रांसफर हो जा रहा है? आपके पीएनबी में ट्रांसफर हो जा रहा है। ये ट्रांसफर हो रहा पैसा, ठीक, क्योंकि पीएनबी का एटीएम इसने यूज किया था मशीन। और उतना अमाउंट जो है जो यहां से डिडक्ट हुआ, इसमें एक तरह से क्रेडिटेड हो जाएगा। एंड क्रेडिटेड इन पीएनबी। ठीक है, ये हो गया एक कॉन्सेप्ट। अगला पॉइंट क्या है? सपोज दैट मिस्टर एक्स ने चेक इशू किया। क्या इशू किया? एक चेक इशू किया और चेक से इसको पेमेंट करना था मिस्टर एक्स को। किसको? मिस्टर वाई को। कितने रुपए का चेक इशू किया? ₹1000 का इसने चेक इशू किया। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को चेक दे दिया। मिस्टर वाई का अकाउंट कहां पे है? मान लेते हैं कि इसका अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में है। मिस्टर वाई ये चेक जो है यहां पे डिपॉजिट करेगा अपने बैंक में जहां पे उसका अकाउंट है, और अपने बैंक से पैसा मिल जाएगा मिस्टर वाई को। जबकि चेक किसने इशू किया था? मिस्टर वाई ने किया था। किसको इशू किया? वाई को इशू किया। एक्स ने मिस्टर वाई को चेक इशू किया। चेक लेकर के मिस्टर वाई अपने बैंक के पास गया जहां पे उसका अकाउंट है, वहां पे जमा कर दिया। आईसीआई बैंक ये चेक एसबीआई को प्रेजेंट करेगा और इक्वल अमाउंट एसबीआई इसको दे देगा। ठीक है, तो इस केस में आप देखेंगे जैसे ही ये चेक यहां पे लाएगा, इसको प्रेजेंट करेगा और ये चेक करने के बाद इक्वल अमाउंट यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगा 1000। इसका मतलब कि एसबीआई से अमाउंट डिडक्ट हो गया, कट गया, यानी डेबिटेड हो गया। और किसके खाते में चला गया? आईसीआईसी बैंक के खाते में चला जाएगा 1000 रुपये। ठीक, दोनों केसेस में आपने देखा ये जो पूरी प्रक्रिया है, जो ये वाला है, ये क्लियरिंग हाउस फैसिलिटीज है। क्लियरिंग हाउस फैसिलिटीज है। क्लियरिंग हाउस फैसिलिटीज, CHF का मतलब क्लियरिंग हाउस फैसिलिटीज। ये क्लियरिंग हाउस फैसिलिटीज कौन अंजाम दे रहा है, या किसके सुपरविजन में, या कौन इसका देखभाल कर रहा है? दैट इज बाय RBI। दिस इज कॉल्ड द क्लियरिंग हाउस फैसिलिटीज। तो इंटर बैंक डे बाय डे ट्रांजैक्शंस सेटल्ड बाय RBI। ठीक है, एमंग म्यूचुअल क्लेम्स, जो भी म्यूचुअल क्लेम्स है, यानी एक बैंक का, जैसे इसका क्लेम, इस बैंक का पीएनबी का क्लेम था इस पे, यहाँ पे आईसीआईसी बैंक का इस पे क्लेम है कि इतना रुपया हमको मिलना चाहिए और इतना रुपया यानी 500 हमको मिलना चाहिए। तो ये अमाउंट जो इसके पास ट्रांसफर हो रहा है वो क्या है? ये म्यूचुअल क्लेम है एक दूसरे का। ठीक है,
यहाँ पे 500 ट्रांसफर होना था, ठीक है। तो ये फाइनली ये जो अमाउंट यहाँ से इसको गया, ये अमाउंट यहाँ से इसके पास गया, तो यही क्लियरिंग हाउस फैसिलिटीज है। और इस फंक्शंस को, इस वर्क को कौन देखता है? आरबीआई देखती है। उसी पॉइंट्स को मैंने मेंशन किया, इट वर्क एज ए क्लियरिंग हाउस फैसिलिटीज दैट हेल्प्स फॉर इंटर बैंक ट्रांजैक्शन ऑफ वन बैंक ओवर अनदर या म्यूचुअल क्लेम ऑफ बैंक एमंग देमसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? हाँ, अगला पॉइंट क्या है? इट लेंड टू बैंक्स इन गुड एंड बैड टाइम्स। क्लियरिंग हाउस फैसिलिटीज के बाद जो है, इट लेंड्स बैंक यानी आरबीआई लेंड्स बैंक्स इन गुड एंड बैड टाइम। आरबीआई जो है, अच्छा समय है, अच्छा दौर हो बैंक का, तब भी उसको उधार देती है जरूरत पड़ने पे। और जब बैंक के बुरा समय आ जाता है, यानी वेन एवर बैंक इन डिफिकल्टीज, इन ट्रबल्स, एट दैट टाइम आल्सो आरबीआई प्रोवाइडिंग द लोन्स या लेंडिंग टू द बैंक्स। सो बैड टाइम का मतलब दैट इज हाईली रिस्क टाइम। इस समय कोई भी बैंक, दूसरा बैंक तो किसी भी जिसका बैड टाइम हो, बुरा समय हो, तो अनदर बैंक तो उसको लोन देंगे नहीं। बट आरबीआई क्या करेगा? ऐसे सिचुएशन में भी बैंक को लोन देता है जब बैड समय होता है। इसीलिए आरबीआई को कहा जाता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। Therefore, RBI is called lender of last resort। एक तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका इस कड़ी में? सुपरवाइजर ऑफ बैंक्स, ठीक है। यानी कि 3 पॉइंट हो गया। 4th नंबर का जो पॉइंट है, सुपरवाइजर ऑफ बैंक एंड रेगुलेटर ऑफ द बैंक्स। ये बैंक्स का रेगुलेटर है और सुपरवाइजर है। तो इट रेगुलेट द बैंक्स एंड मोस्ट ऑफ द एनबीएफसीज। आरबीआई क्या है? रेगुलेट बैंक्स एंड मोस्ट ऑफ द एनबीएफसीज। सारे एनबीएफसीज को, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को भी आरबीआई मैनेज करता है, उसको भी रेगुलेट करता है। सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट सिस्टम, ठीक है। अगला जो पॉइंट है इसमें, सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट सिस्टम। सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट सिस्टम। आरबीआई जो है सुपरवाइजर है पेमेंट सिस्टम का भी। इसका मतलब क्या है कि नॉर्म्स डीलिंग विद ट्रांसफर ऑफ फंड विद इन एंड आउटसाइड ऑफ इंडिया। पेमेंट सिस्टम से पहले इसको देख लें हम कि पेमेंट सिस्टम, जिस लाइक द बोरोइंग को मैंने देखा था, वैसे ही पेमेंट सिस्टम को देखें। ये थोड़ा सा इलेबोरेट पॉइंट है। ट्रांसफर ऑफ फंड from one bank to another bank, that is called payment. Payment may be different modes, online, offline modes, may be inside India and within the India and abroad, या from India to abroad, from abroad to India. So different mode and different means of payment exist in India. पेमेंट्स के बहुत सारे मोड्स हैं, यानी कि एक्सचेंज ऑफ मनी के डिफरेंट मोड्स हैं। आपका जैसे चेक हो गया, फॉर एग्जांपल मीन्स ऑफ पेमेंट में देखिए आपका क्या है, चेक हो जाएगा। चेक, डिमांड ड्राफ्ट भी पेमेंट का एक मोड है। पोस्टल ऑर्डर भी, ये भी पेमेंट का मोड है, पोस्टल ऑर्डर। उसके अलावा ऑनलाइन पेमेंट की भी बहुत सारे मीन्स हैं, या कार्ड पेमेंट भी है। कार्ड पेमेंट के जैसे जस्ट लाइक द वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड, ठीक है।
तो दीज आर द नेटवर्क्स ऑफ कंपनीज दैट इशू द कार्ड्स, ठीक। तो वीजा एंड मास्टर कार्ड्स दैट they both are the American companies, but RuPay that is the Indian card and issued by the National Payment Corporation of India, ठीक है। तो RuPay कार्ड्स एंड ऑनलाइन अगर मोड की बात की जाए तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन मतलब कि NEFT RTGS ऑनलाइन पेमेंट की अगर बात करें या इलेक्ट्रॉनिक मोड में NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर फंड FT है ना, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर फंड, RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, IMPS इमीडिएट पेमेंट सिस्टम एंड UPI ये सब डिफरेंट पेमेंट के मोड्स हैं। इसको मैं डिटेल में लास्ट में इस क्लास की या नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये आपके पेमेंट के मेथड हैं, पेमेंट के सिस्टम से जो कि प्रचलन में है। अगर हम पेमेंट की बात करें तो RBI सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट भी है, पेमेंट सिस्टम है। तो इसके लिए 2 कमेटीज़ ने रिकमेंडेशन दिया था कि इसके लिए सेपरेट बॉडीज़ बनाई जाना चाहिए, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड बनाना चाहिए। और उन दोनों कमेटीज़ का नाम था सुभाष चंद्र गार्ग कमेटी एंड रतन वतल कमेटी, ठीक है। तो सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट सिस्टम टू बी ट्रांसफर टू ए न्यू बॉडी, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड, ठीक है। तो इस पॉइंट को कुछ अगर मैं ऐसे यहाँ पे मेंशन कर दूं, देखिए पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड क्या है, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड। पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड की अगर बात करें तो 2 कमेटीज गवर्नमेंट ने बनाई थी, एक 2016 में जो है कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए रतन वतल कमेटी, ये कमेटी बनी थी 2016 में। और एक 2018 में जो है सुभाष चंद्र गार्ग कमेटी बनाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा 2018 में। इन दोनों कमेटी ने, ये जो रतन वतल कमेटी थी टू प्रमोट द कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए कमेटी बनाई गई थी। इन दोनों कमेटी ने रिकमेंड किया था कि आपका ये जो सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट सिस्टम है, बोथ कमेटी सजेस्टेड दैट सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट सिस्टम to be transferred from RBI to सेपरेट बॉडी, ठीक है। इन दोनों कमेटी ने सजेशन दिया था कि ये जो सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट सिस्टम का जो वर्क RBI के पास है, उस वर्क को शिफ्ट कर देना चाहिए एक सेपरेट बॉडी के पास। और उस बॉडी का नाम क्या मेंशन किया था, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड के पास शिफ्ट होना चाहिए। तो जो भी आपका पेमेंट सिस्टम का वर्क है, इस तरह से कहिए पेमेंट सिस्टम वर्क या फंक्शन, ये सब फ्रॉम RBI टू बी शिफ्टेड टू पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड्स, ठीक है। और इस कमेटी के रिकमेंडेशंस के आधार पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2025 मई या जून में, नहीं लास्ट ईयर, ठीक है, तो गवर्नमेंट इस्टैब्लिश्ड पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड कब इस्टेब्लिश किया, 2025 यानी लास्ट ईयर, इसलिए बहुत ही न्यूज में था, इसलिए इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड इन 2025, ठीक है। और
अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, ठीक है, अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, ठीक है, ये भी एक्ट है, एक्ट का टाइम मैंने देखना जरूरी था। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, 2007 का एक एक्ट है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट। उसके अंतर्गत इस एक्ट को अमेंड किया गया लास्ट ईयर 2007 वाले एक्ट को, और इसको अमेंड करके इसी एक्ट के अंदर ये प्रोविजन डाला गया, और ये जो आपका पेमेंट का वर्क है वो पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड को शिफ्ट कर दिया गया, ठीक। पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड कॉन्सिस्ट ऑन 6 मेंबर। पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड कॉन्सिस्ट ऑन 6 मेंबर्स। कितने पे? 6 मेंबर्स, 3 फ्रॉम आरबीआई एंड 3 फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनी 3 है, बाकी इसके हैं। जो आरबीआई का गवर्नर है वो इसका भी एक्स ऑफिशियो गवर्नर होगा। तो आरबीआई गवर्नर वुड बी द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होगा इसका, ठीक है। और ये पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड्स का वर्क क्या होगा? जो भी पेमेंट है, ट्रांजैक्शन है, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन, इनसाइड इंडिया आउटसाइड इंडिया, उनका रेगुलेशन करना, उनका सेटलमेंट करना, उसका देखभाल सुपरविजन करना, ठीक। ये इसका वर्क है, फंक्शन है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसी कड़ी में अगला है कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेस्ट रिजर्व। तो ये हमारा 5वां पॉइंट हो गया। 6 नंबर का जो पॉइंट है फंक्शन में, कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। एज पर द प्रोविजन ऑफ फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्या है? फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। आरबीआई इज अथोराइज्ड to manage, to regulate all foreign exchange reserve in India. RBI deals along with its authorized dealer with foreign exchange. RBI deals along with its foreign exchange dealers of forex in India। मतलब आरबीआई अपना फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन को तो देखती है, बट उसी के साथ साथ कुछ जो मेजर बैंक है इंडिया के, उनको भी आरबीआई ने अथोराइज कर रखी है, और वो भी अपने पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखते हैं। तो यहां पे एक पॉइंट हो जाएगा कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आल्सो मेंटेन्ड विद मेजर बैंक ऑफ इंडिया, along with RBI। Who authorized these banks? RBI authorized these banks, ठीक है। उसके अलावा आरबीआई जो है फेमा एक्ट के अंतर्गत, मतलब कि रेगुलेट करेंसी कन्वर्टिबिलिटी का भी सुपरविजन या रेगुलेशन का वर्क आरबीआई देखती है अंडर फेमा एक्ट। तो एक पॉइंट ये हो जाएगा इसी में ही, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी रेट एंड करेंसी एक्सचेंज रेट also managed by the RBI as per the norms of FEMA Act 1999। 1999 का जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, उसके अंतर्गत फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व है वो भी आरबीआई अपने पास रखती है,
या आरबीआई कुछ पार्टिकुलर जो मेजर बैंक है इंडिया के उनको ऑथोराइज कर रखी है, वो अपने पास रिजर्व रखते हैं फॉरेन करेंसी एसेट का। ठीक है, जैसे एसबीआई हो गया, आईसीआईसी बैंक है, इस तरह से बड़े जो मेजर बैंक हैं उनको आरबीआई ऑथोराइज कर रखी है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अपने पास रखने का। एक तो अपने पास रखती है और कुछ मेजर बैंक को ऑथोराइज कर रखी है। किस एक्ट के अंतर्गत? फेमा एक्ट के अंतर्गत 1999 का है। दूसरे नंबर में जो करेंसी कन्वर्टेबिलिटी है, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी से तात्पर्य क्या है कि सपोज दैट दिस इज द रूपी कन्वर्टेड इनटू फॉरेन करेंसीज जस्ट लाइक द डॉलर, पाउंड, यूरो and these foreign currencies are converted into rupees. So such type of practices is also held by the RBI and its authorized dealer. और these authorized dealers are major banks ऑफ इंडिया। इंडिया के जो मेजर बैंक्स है जो आरबीआई के द्वारा अथोराइज्ड कर दिए गए हैं, वही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अपने पास रखते हैं आरबीआई के साथ साथ। आरबीआई तो रखती है, ये भी रख सकते हैं। और उसके अलावा करेंसी कन्वर्टेबिलिटी का वर्क भी वही बैंक देते हैं। यानी कि अगर कोई फॉरेनर्स आता है तो सारे बैंक या फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में करेंसी को, डॉलर को कन्वर्ट यूरोपी में नहीं करा सकता। कुछ पार्टिकुलर बैंक है वहीं पे ये करेंसी कन्वर्ट हो सकती है। मोस्टली एक्सचेंज हाउसेस खोले गए जाते हैं जो आपका पोर्ट होता है, एयरपोर्ट होता है वहाँ पे, ठीक है, या शिपिंग पोर्ट होता है वहाँ पे, ठीक। और करेंसी एक्सचेंज रेट यानी कि एक कंट्री की करेंसी का दूसरी कंट्री यानी इंडिया की करेंसी जैसे रूपी है, वो दूसरी कंट्री के कंपेयर में जो करेंसी का एक्सचेंज रेट है वो भी आरबीआई ही डिसाइड कर रही है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पब्लिकेशन ऑफ मॉनेटरी डेटा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 6 नंबर के बाद हमारा 7वां नंबर का जो पॉइंट हो जाएगा वो पब्लिकेशन ऑफ मॉनेटरी डेटा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 7वां पॉइंट हो जाएगा पब्लिकेशन ऑफ मॉनेटरी डेटा रिलेटेड विद मनी सर्कुलेशंस, इशूइंग करेंसीज एंड मनी सप्लाई एक्सेट्रा। किसके पास होता है? आरबीआई के पास होता है। और उसका रिकॉर्ड्स आरबीआई मेंटेन करती है और उसको टाइम टू टाइम पब्लिश भी करती रहती है, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं देखूं तो मॉनेटरी डेटा इज अवेलेबल अलोंग विद आरबीआई। तो पहले नंबर पे क्या है? मॉनेटरी डेटा अवेलेबल विद आरबीआई। दूसरे नंबर में एक पॉइंट ये है, आरबीआई हैज ओनली आइडिया अबाउट द प्रिंटेड करेंसीज एंड हाउ मच मनी सप्लाई इन द मार्केट, ठीक है। तो ये आरबीआई के पास है। और जो पब्लिकेशंस हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस को अगर मैं मेंशन करूं, जैसे कि आरबीआई का बुलेटिन जारी होता है। तो बुलेटिन है आपका आरबीआई बुलेटिन, ये मंथली जारी मतलब कि इशू होता है या जारी होता है। नेक्स्ट पॉइंट का जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आरबीआई जारी करती है साल में 2 बार, जून और दिसंबर में। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी आरबीआई साल में 2 टाइम जारी करती है, जून में, यानी बाइनियल होता है, बाइएनुअल या बाइनियल, जून एंड दिसंबर 2 टाइम से जारी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, ये 6 मंथ पे इंटरवल पे जारी होता है। मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट ये 6 मंथ के इंटरवल पे जारी किया जाता है आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसी में ही आपका रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, ये भी आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, ये भी आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। ये पब्लिकेशंस में आ जाएंगे, ठीक है, आरबीआई के। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। 7वें बाद 8वें नंबर का पॉइंट हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक,
एंड IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, इन सब का जो है रिप्रेजेंटेशन भी RBI करती है। एक्चुअल पार्लाइंस में है क्या कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया का, फाइनेंस मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो गवर्नर ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक। IMF और वर्ल्ड बैंक का जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री जो इंडिया का होगा, जो भी इस टाइम हो या जब भी, RBI मतलब कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया का, वही एक्स ऑफिशियो गवर्नर होगा IMF का और वर्ल्ड बैंक का। जबकि जो RBI का गवर्नर है, ही विल बी द अल्टरनेट गवर्नर ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक। तो यहां पे एक पॉइंट हो जाएगा कि गवर्नर ऑफ RBI will be the alternate governor of IMF and World Bank। IMF और वर्ल्ड बैंक का जो अल्टरनेट गवर्नर कौन होता है? RBI का जो गवर्नर होगा, एक्स ऑफिशियो गवर्नर, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि डेवलपमेंटल रोल है आपका 9th नंबर का जो पॉइंट है वो डेवलपमेंटल रोल है, ठीक है। डेवलपमेंटल रोल ऑफ RBI, RBI promoting the country in all economic activities। RBI promotes the economic development of the country through, so RBI promotes economic development through financial inclusion, एक तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के थ्रू जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सकता है। दूसरे नंबर में जैसे इंश्योरिंग क्रेडिट टू यील्ड द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, इंश्योरिंग क्रेडिट टू यील्ड प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, encourage saving and investment, encourage saving and investment, ठीक है, एंड मॉनेटरी पॉलिसी टू स्टेबलाइज द मार्केट, और मॉनेटरी पॉलिसी टाइम टू टाइम जारी करती है ताकि मार्केट को स्टेबलाइज किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट इसी कड़ी में कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट है RBI। 10 नंबर का पॉइंट क्या हो जाएगा? कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। RBI रेगुलेट एंड कंट्रोल द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब कि जो पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसीज है वो भी RBI हैंडल करती है, ठीक है। तो RBI रेगुलेट द मनी सप्लाई इनसाइड द कंट्री, ठीक है। ये सारे के सारे RBI के फंक्शंस हैं और RBI के बेसिक वर्क हैं। इसी कड़ी में हम कुछ चीज़ें जो हमारी रह गई हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि NEFT है, RTGS है, IMPS है, UPI है और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। ये सारे के सारे हमारे पास कुछ पॉइंट्स रह गए जिसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। और तब तक यहीं पे विराम देते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके भाई, ऑल द बेस्ट।